नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बात गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों की कर लेते हैं, जिसके नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी। अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो सभी 6 नगर निगम में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में आगे चल रही है। पहली बार सूरत की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है और इस बीच बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी दफ्तर में आज शाम 7 बजे विजय सभा का आयोजन भी किया जाएगा। विजय उत्सव में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर अभी तक 100 पर परिणाम आ गए। बीजेपी 76 में आगे चल रही है, कांग्रेस 18 पर, आम आदमी पार्टी 6 पर है। एआईएमएम, इस बार ध्यान रखने वाली बात यह है कि एआईएमएम ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा था, आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था। सूरत की बात करें जिसमें 18 पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, बीजेपी 56 पर है, कांग्रेस यहां पर सबसे पीछे और एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसको फिलहाल 0 ही अभी तक मिल रहा है। वडोदरा की बात करें तो वहां पर भी 41 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 7 पर आगे है, लेकिन यहां 0 आम आदमी पार्टी और एआईएमएम के लिए। जामनगर में 28 पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां पूरी तरह से बीजेपी का ही कब्जा होता नजर आ रहा है। सीधा चलेंगे, गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। 46% के आसपास पोलिंग हुई थी, लेकिन इसको लेकर चिंता भी थी। 2 नई पार्टियों की एंट्री, आम आदमी पार्टी, एएमएम, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, इशारा क्या करता है? देखिए नवजोत, यहाँ पे जीत का जश्न बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आपकी आवाज मुझे ज्यादातर सवाल सुनाई नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो जोश है वो सुबह से ही इसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में बीजेपी की जीत अब निश्चित मानी जा रही है। साथ ही वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर और जामनगर, इन सभी जगह पे जीत निश्चित मानी जा रही है। और खुद बीजेपी अध्यक्ष आज शाम को एक विजय उत्सव करेंगे, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो वो सूरत में आम आदमी पार्टी की एंट्री की है। सूरत में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, तो वही जामनगर में जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन उसको टिकट नहीं, बीजेपी की जो पहले कॉर्पोरेटर थी उसको टिकट नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से उन्होंने बीएसपी को ज्वाइन किया था और बीएसपी में उनकी जीत हुई है। तो 3 सीटों पे बीएसपी जामनगर में जीती है, जो सरप्राइज है लोगों के लिए। तो वही आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है वो भी एक सरप्राइज के तौर पर देखी जा रही है। चलिए सरप्राइज के मायने भी समझ लेते हैं। सौरभ बख्तानी मेरे साथ सूरत से ही मौजूद है। वो भी बता रही है एक बड़ा सरप्राइज आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 18 पर वहां से आम आदमी पार्टी भी लीड लेती नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण वहां पर देखते हैं? जिस तरीके से नवजोत गोपी यहाँ पर बताई थी, फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से वो बढ़त बनाए है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो है आम आदमी पार्टी जो फर्स्ट टाइम सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लड़ रही है, 22 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड लेवल पर प्रचार किया है। साथ ही कांग्रेस का पूरा वोट बैंक टूटा है। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। ये एक तरीके से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है यहाँ पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। आप भीड़ देखें यहाँ पर, जहाँ पर मतगणना हो रही है, भीड़ आप देखें, सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जो कैंडिडेट्स के बोर्ड पर नाम आते हैं, यहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है। आप देखिए 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। वो जीतेंगे जरूर, लेकिन उनकी जीत पर उनको पूरा फीका कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, जो कि 22 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के यहाँ के वर्कर से, लीडर से हमने बात की, उनका कहना है गुजरात मॉडल पूरे देश में चलेगा, लेकिन जो दिल्ली मॉडल है अब गुजरात में चलेगा।
तो इस राह पर जिस तरीके से जो एसएमसी के टैक्सेस है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और थोड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी चीज है, वो सब सारे फैक्टर्स को लेके आम आदमी पार्टी पहले ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि 5 से 6 सीट लेकर आएगी, लेकिन अब 22 सीटों पर आगे चल रही है और 12 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। ये आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर बीजेपी 25 सालों से राज करी थी, वहां पर अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल गोपी, इस बीच जश्न की तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि आप लगातार दिखाती रहे। वहां से अहमदाबाद से गोपी हमारे साथ है। जी गोपी। बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है वो एक सबसे बड़ी बात है। और सूरत जहां खुद गुजरात बीजेपी सीआर पाटिल का गढ़ माना जाता है, वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी खास करके जब 22 में गुजरात विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वैसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हैरान करने वाली जरूर होगी, क्योंकि जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल यहाँ पे नहीं आए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन जो डिप्टी सीएम से लेके कई सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में आए थे। और कहीं ना कहीं जो पाटीदार फैक्टर है सूरत के अंदर, वो पाटीदार फैक्टर की वजह से उनको जीत मिली हुई है, इस तरीके का माना जा रहा है। क्योंकि जितने भी वार्ड है, इन सारे वार्ड अगर बात की जाए तो वो पाटीदार बहुमती वाले इलाके हैं। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि पाटीदारों के जरिए उनको वोट दिए गए। और खास करके अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनके जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, वो भी सूरत के ही है और सूरत के पाटीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो वैसे में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। नवजोत, गोपी, आपके आसपास काफी लोग हैं जो बिल्कुल आपने भी हमें जैसे बताया कि अब तो जश्न की तैयारियां वहां पर हो रही है, जरा उनसे बात कीजिए। इस जीत के मायने क्या समझते हैं वो लोग? बिल्कुल नवजोत, मैं उन्हीं से बात करती हूँ कि ये जीत उनके लिए कितना महत्व रखती है। ये बताइए, ये जीत कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? ये जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनता की जीत है और हमें बहुत खुशी हुई है कि जनता ने भाजपा पर विश्वास रखा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है गुजरात के अंदर? मोदी साहब के रहते हुए सब आ सकते हैं। सबके ये लोकशाही देश है, इसलिए अच्छा है कि भाजपा पे सबने विश्वास रखा है। बिल्कुल, भाजपा आ जाए जीतेगा तो भाजपा ही। यहाँ पे संगठन भाजपा का बहुत ही मजबूत है। भाजपा सब यहाँ पे लोकल जो काम हुए उनके साथ पूरी मतलब गुजरात की जनता पूरे होशो-हवस के साथ भारत माता की जय। आप बताइए क्या कहेंगे? आप लोगों को उम्मीद थी कि जीत बीजेपी की होगी? उम्मीद थी और हमें पूरा भरोसा था। 100% हम श्योर थे कि भाजपा भी जीतने वाली है। और एक बात यहाँ पे गौर करने लायक ये भी है कि इतिहास में अब तक की कांग्रेस की सबसे कारणी हार हुई है, और ये आम आदमी पार्टी आ जाए या एआईएमआई आ जाए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा जो ग्राउंड लेवल पर जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस हो या आप पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, उससे भाजपा को कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है। और भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतने वाली है। बिल्कुल, भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतती आएगी, इस तरीके का यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ये गृह राज्य है। नवजोत, मैं आपको बताती हूँ, जब ओवैसी यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तब उनको मैंने ये सवाल पूछा था। तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे क्या गुजरात गृह राज्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का है, तो क्या वहाँ पे ओवैसी की पार्टी को कितना रिस्पांस मिल सकता है? तब ओवैसी ने ये कहा था कि ये गांधी का गुजरात है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी AIMIM जो है वो अहमदाबाद में। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में अब से थोड़ी ही देर पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीबीआई टीम ने कोल घोटाले को लेकर एक लंबी पूछताछ की है। आज सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी भतीजे से मिलने उनके घर पहुंची, 15 मिनट तक मुलाकात की। कोल घोटाले और सीबीआई जांच को लेकर बंगाल की सियासत लगातार गर्म है। टीएमसी इसे बदला बता रही है तो बीजेपी जांच का नाम दे रही है। बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोगों को खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए।
और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। CBI, during the course of their investigation, has found out the relations between those criminals, those coal mafias, those cattle smugglers, with the ruling party's political approach. एक ट्वीट किया है, उसमें अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड बाउंड, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहां उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है? তো হাতে এই এজেন্সিগুলো আছে, যারা যাদেরকে ওরা চোর বলেছিল, যাদের ভাগ বলেছিল, তাদেরই তো দেখছি ওদের মন্ত্রীদের পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। That is a baseless allegation. There is a baseless allegation. जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपना काम करते हैं। सरकार हर दिन, हर विषय, हर प्रांत का कोई हम उसमें हाथ नहीं लगाते। BJP is left with no allies. Akali Dal has left. Other people have left. So their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize the TMC, which is their main opponent. सुरागनी मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरागनी, कल बातचीत जो पूछताछ हुई थी सीबीआई की रुचिरा की बहन के साथ, मेनका के साथ, वो 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। आज यहाँ पर 1.5 घंटे तक हुए। टीएमसी लगातार आरोप ये लगा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है एजेंसियां स्वतंत्र हैं अपने काम करने में। अगर हम इस पर्टिकुलर विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे की पूछताछ हुई है सीबीआई की 2 टीम्स के साथ और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी के साथ। और अगर आप जो सवाल पूछ रहे हो कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। सीबीआई, ईडी, इन एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल नेताओं को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। ऐसा दावा तृणमूल आज से नहीं, बहुत टाइम से ये लोग करते आए हैं। ये इन दावों में अगर हम देखें, किसी छोटे मोटे नेता ने ये दावे नहीं किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने किए हैं, फिरहाद हाकिम ने किए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये दावे किए हैं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तब देखा जाता है कि ईडी, सीबीआई, इन सेंट्रल एजेंसियों को यहाँ पर ये उनके लॉयर हैं, ये यहाँ से निकल रहे हैं अभी। ये लाइव सूर्या, नजर आप बना रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्या मेरे से होगी जानकारी हमें दे रहे थे इस मामले में। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नए इंजीनियर्स को सफलता के मंत्र समझाते हुए नजर आए, तो बजट में स्वास्थ्य को लेकर सेहत की राह भी उन्होंने दिखाई। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT खड़गपुर के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। अब IITs को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी IITs जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी।
कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीता वर्ष हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। साथियों, कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। बंगाल में बीजेपी हर वो तरीका अपना रही है जिससे उसका जनता से जुड़ाव और ज्यादा मजबूत हो। और इसी कड़ी में कल कोलकाता में बंगाली फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा। बांग्ला फिल्मों के कई सितारे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को अब ये उम्मीद है कि बंगाली कला संस्कृति के साथ देशभक्ति का तड़का उसे काफी फायदा पहुंचा सकता है। দিল্লির পুলিশ আসা শুরু হয়ে গেছে, এসে কিনা খেলা হবে, কিন্তু খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, পদ্ম ফুলের মেলা হবে, দিদির ভাইদের দেখতে হবে। सड़कों से लेकर सियासी मंच तक घमासान मचाने के साथ साथ बीजेपी की निगाह अब कोलकाता की उन सपनीली गलियों पर जा टिकी है जहां बंगाल के करोड़ दिलों की धड़कन सुनाई देती है। ये है टॉलीवुड यानी बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल इन्हीं फिल्मी हस्तियों से रूबरू हुए। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बैनर तले पहली बार हुए इस तरह के कार्यक्रम में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार शामिल हुए। विश्वजीत चैटर्जी, स्वप्न दास गुप्ता, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, अबीर चैटर्जी, पाउली डामसरी के दिग्गजों के साथ केंद्रीय मंत्री ने बातें तो फिल्मों और समाज पर की, लेकिन टारगेट क्या रहा इस पर शायद ही किसी को कोई शक हो। हालांकि इस कार्यक्रम में विश्वजीत के बेटे और बंगाली सुपरस्टार प्रसन्नजीत शामिल नहीं हुए। कुछ दिनों पहले प्रसन्नजीत की बीजेपी नेता से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी, जो अब तक अटकल ही है। लेकिन यशदास गुप्ता समेत कई कलाकार पहले ही भगवा ओढ़कर बंगाल में बीजेपी के मिशन को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। उधर सियासी फ्रंट पर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। चंद रोज पहले अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा के आखिरी दौर को रवाना किया, तो कल पीएम ने हुगली से ममता सरकार को बंगाल की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा।
बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। चुनावी माहौल में बंगाल पर केंद्र की सौगातें भी बरस रही हैं। कल हुगली में पीएम ने कई रेल परियोजनाओं को बंगाल के नाम किया, तो वहीं दार्जिलिंग में पर्यटन मंत्री ने इनक्रेडिबल इंडिया का नारा बुलंद किया। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहां भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में आप देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो, अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान। क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत, आज तक। लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोविड के बढ़ते केस से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आम लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं की लापरवाही लगातार जारी है। कल हमने बीजेपी नेता धनंजय मुंडे के बेटे की शादी में लापरवाही का मामला आपको दिखाया। आज हम आपको महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर का वीडियो दिखाते हैं। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान संदिग्ध खुदकुशी केस में नाम आने के बाद राठौर मीडिया की पहुंच से दूर थे। 2 हफ्ते बाद कल अचानक वो यवतमाल में नजर आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यवतमाल महाराष्ट्र के उन इलाकों में है जहां पर कोरोना केस बढ़ने की वजह से आंशिक लॉकडाउन है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राठौर के स्वागत में कितनी भीड़ उमड़ी, उनका गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। यवतमाल से राठौर अपने परिवार के साथ वाशिम के कोरा देवी मंदिर पहुंचे। वहां भी कोविड नियमों का उल्लंघन कर भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मामले महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से लॉकडाउन का खतरा एक तरफ मंडरा रहा है। आम लोगों की बात छोड़िए, अब ये नेताओं की बात करते हैं। लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब बीजेपी नेता धनंजय मांडे के बेटे की शादी हुई थी, जिसमें लापरवाही का मामला, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं, मास्क नहीं, लोग पहुंचे थे। साहिल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहिल, लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई भी इसको लेकर अलर्ट है, कम से कम महाराष्ट्र में। नवजोत, आश्चर्य की बात है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो राज्य को संबोधित किया, उसमें उन्होंने चुटकी ली विरोधकों को उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आंदोलन ना करें, क्योंकि आंदोलन करोगे वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी और उसके वजह से कोरोना फैल सकता है। और यहां पर उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री संजय राठौड़, जो पिछले 15 दिन से इनकम्युनिकेटेड थे, नॉट रीचेबल थे, क्योंकि उनका नाम एक सुसाइड केस में उभर कर सामने आ रहा था, वो किसी से संपर्क में नहीं थे। और अचानक आज जब वो अपने समर्थकों के सामने इस मंदिर पहुंचे वहां पर, तो वहां पर लंबी भीड़ वहां पर लगा दी गई। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन वहां पर था। वहां पर उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जिस इलाके में वो ये भीड़ लगाए हुए थे, जिस इलाके में वो इस मंदिर में गए थे, यही वो इलाका है जिन 6 जिलों में महाराष्ट्र के कोविड का सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव हुआ है। और सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी कानून का पालन करने से ना बचे, कानून का पूरी तरीके से पालन करें, नियमों का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। कल धनंजय महाडिक जो बीजेपी के नेता है, उनके बेटे की शादी में जो भीड़ लगाई हुई थी, उसके चलते उन पर मामला दर्ज हुआ है। अब देखना है कि क्या संजय राठौड़ के खिलाफ भी इस तरीके से मामला दर्ज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्थानिक प्रशासन ने साफ तौर पर पोहरा देवी मंदिर के लोगों को कहा था कि यहां पर किसी भी तरीके से भीड़ नहीं लगनी चाहिए। उसके बावजूद आप ये तस्वीरें देख सकती है कि किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी हुई थी। और मंत्री दरअसल अपनी सफाई देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जो विरोधकों को कहा था, जो राज्य को कहा था, जो अपने मंत्रियों को कहा था, एक मंत्री की उन्होंने तारीफ भी की थी कि उन्होंने अपने बेटे की शादी का जो रिसेप्शन था उसको रद्द कर दिया। दूसरी तरफ उनके ही एक मंत्री इस तरीके से खुलेआम जो नियम है कोविड के समय लगाए गए, उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उस पर अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खुद संजय राठौड़ को हमने यह सवाल पूछने की कोशिश की वहां पर, उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन सीधे सीधे ये भी मामला बनता है कि कोविड के नियमों की को ताक पर रख दिया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है क्या, ये अब देखना होगा। नवजोत, साहिल, देखिए दूसरी बात यह भी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कोरोना के खासतौर पर महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री बाहर आकर आगे आकर स्पेशली ये बात कहते हैं, इस बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ख्याल रखा जाए। अगर मंत्री जी वहां पर पहुंच रहे थे, क्या प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था? अगर था तो कैसे भीड़ इतनी इकट्ठा करने की इजाजत दी गई? दूसरी बड़ी बात साहिल ये भी उठती है कि लॉकडाउन लगाना, ज्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना, इस बात को तो स्थानीय पुलिस ही सुनिश्चित करेगी ना। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रही है। और मैंने जैसे कहा कि वहां पर स्थानीय प्रशासन ने, जो रिलीजियस ट्रस्ट है वहां पर पोहरा देवी मंदिर का, उनको ये साफ तौर पर कहा था कि यहां पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिनको वहां पर ये नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहना चाहिए, वही अगर नियमों को ताक पे रख दे और वहां पर भीड़ लगा दे, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, ये यहां पर सवाल उठता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि धनंजय महाडिक जो बीजेपी के नेता है, उनके शादी में वहां पर, उनके बेटे की शादी में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर मामला दर्ज हुआ है। उसी के चलते वहां पर अमरावती की जो सांसद है वो बिना मास्क के मोटर बाइक पर घूम रही थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कई सारे छोटे छोटे इस तरीके के जो आयोजन हुए हैं, उनके आयोजकों के खिलाफ महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उसी वक्त संजय राठौड़ जो पिछले 15 दिनों से उन पर जो आरोप लगे हैं उसके चलते छुप रहे थे, अब वही लोगों के सामने अपनी सफाई देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब उन पर भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार को इसी बात का तो जवाब देना है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। शुक्रिया साहिल, नजर आप बनाए रखिए। साहिल मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय मांडे के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। शादी में दिग्गज नेताओं समेत करीब 700 मेहमान जुटे। कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। न तो मास्क नजर आया और न ही कहीं 2 गज की दूरी। आज तक की खबर के बाद अब इस शादी को लेकर केस दर्ज हुआ है।
ये वीडियो तो एक विवाह समारोह का है, लेकिन ये सबसे बड़ी वानगी है उच्च स्तर की संगीन लापरवाही की। ऐसी लापरवाही जिससे कई लोगों की सेहत, यहाँ तक की जान खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, ये वीडियो बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी का है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेहमानों की तय तादाद 200 तय की गई थी, लेकिन शादी में जुटे करीब 700 मेहमान। मेहमानों में भी कौन कौन, जरा वीडियो को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं गुलदस्ता देते देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। फडणवीस छोड़िए, मंच पर मौजूद किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। अब इन्हें देखिए, ये शिवसेना सांसद अरविंद सावंत है, जिस शादी में दल बल के साथ पहुंचे। समारोह में शामिल होने वालों में रामदास अठावले, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत के नाम भी शामिल हैं। इस वीवीआई पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी चकनाचूर होते दिखाई दिया। लोग बिना मास्क लगाए पास पास खड़े नजर आए। विडंबना देखिए, जिस दिन ये पार्टी हुई ठीक उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जरा उनकी बात सुनिए। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। आज तक ने बड़े लोगों की इस पार्टी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर दिखाई तो पुणे प्रशासन ने पूर्व सांसद धनंजय महादिक पर केस दर्ज कर लिया। बैंकेट हॉल के मालिक और मैनेजर पर भी केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 271 के तहत केस दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय आपदा स्थिति कानून 2005 भी लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र कोविड नीति योजना 2020 के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जिस दिन कोरोना के गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी दिन वीवीआईपी लोग, कुछ मंत्री, सत्ता में दखल रखने वाले बड़े लोग, पूर्व मुख्यमंत्री बिना मास्क शादी समारोह में दिखाई दिए। नेताओं पर जनता के सामने मिसाल पेश करने की जिम्मेदारी होती है। महामारी की आपदा जैसी स्थिति में अगर नेता ही इस तरह नियम तोड़ेंगे तो फिर आम आदमी को वो नियम पालन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। मुंबई से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक से बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि कोरोना के इस घटने के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं और प्रोटोकॉल भूलने लगे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस खुद रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया। जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनके आसपास लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। जनता थोड़ा ये कोरोना कम होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस थे, लोग नेग्लेक्ट भी थे। अभी ठीक तरीके से मास्क पहनना, ठीक तरीके से जो सावधान रहना चाहिए। जब तक पूरे लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलता है, जब तक सावधान रहना चाहिए। यही सरकार की तरफ से देश के जनता को अपील करना चाहते हैं। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।